हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 12 का क्वेश्चंस को 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 13 का विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 13 का 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वो भी कोशिश करेंगे कि एक घंटे में ही पूरा हो जाए। तो इस क्लास को हम लोग एक घंटे में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा जिसका बाद में ब्रह्म ब्रह्म समाज में विलय हो गया था, किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना यहाँ पर दे रहे देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा ब्रह्म समाज में के भाग के रूप में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, जो कि बाद में जाके ब्रह्म समाज में विलय हो गया था। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारका नाथ टैगोर के पुत्र थे और रविन्द्र नाथ टैगोर के पिताजी जो थे उन्होंने किया था। अब यहाँ पर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। सन्यासी विद्रोह यहाँ पर दे रहा है, सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर यह अंग्रेजों के अधीन किसानों की बेदखली और भू राजस्व की मांग में वृद्धि के कारण हुआ था। किसानों की बेदखली और भू राजस्व की मांग में वृद्धि के कारण हुआ था। उसके बाद से इस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की साहित्यिक कृति आनंद मठ में मिलता है। उसके बाद से यह मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था। अब देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक, और वो भी सन्यासी विद्रोह। यहाँ पर देखिए कि एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। एलिमिनेशन मेथड जैसे ही लगेगा तो एक बार में खुश हो जाइए कि जैसे ही एलिमिनेशन मेथड लगते ही पूरा दांत दिखा देना चाहिए कि अब बन जाएगा, आसपास में बनने का चांसेस हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही बोला कि यह केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक सीमित था, अब यही गलती हो जाएगा। ऐसे कि यह जो था मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में विस्तारित था। बंगाल और बिहार, उड़ीसा, ये सब क्षेत्रों में, और उत्तर प्रदेश तक भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार था। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया कह सकते हैं इसको, ब्रॉडर वे में तो बोले तो। यहाँ पर 1 और 2 तो सही है एकदम। 3 नंबर जैसे ही गलती हुआ, 3 नंबर गलती मिलते हैं तो 3 को अगर काट दें तो कौन बच जाएगा? ऑप्शन नंबर ही बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण की उपलब्धि नहीं है? कांग्रेस के उदारवादी चरण की उपलब्धि नहीं है तो यहाँ पर दे रहा है, उन्होंने ब्रिटिश शासन के मूल शोषक चरित्र को उजागर किया। और इसके बाद से है, उन्होंने अपनी मांगों के दायरे में वृद्धि करके अपने लोकतांत्रिक आधार को व्यापक बनाया। मांगों के दायरे में वृद्धि करके अपने लोकतांत्रिक आधार को व्यापक बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस का यही लक्ष्य ही था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुहफत उल मुवाहिदीन की रचना की थी? तुहफत उल मुवाहिदीन एक ऐश्वर्यवादियों के लिए उपहार। तो इसमें तो सोचने का जरूरत नहीं है, सबसे पॉपुलर बुक है कि इसकी रचना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय, जुबानी याद होने वाला चीज़ है कि राजा राम मोहन राय की जीवनी एकदम जुबानी होना चाहिए। इसके बाद से है, मराठा स्वराज्य व्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पर जो और क्या पूछा जा रहा है, सही कथन तरीका क्या है? तो केवल एक, केवल दो, के सभी तीन और कोई नहीं। यहाँ पर दे रहा है, मिरसदार निवासी जोतदार को कहा जाता था। पाटिल गांव का मुखिया। उसके बाद से दे रहा है कि यहाँ पर एक कमाविशदार, राजस्व संग्राहक। तो यहाँ पर तीनों के तीनों एकदम सही हैं। यहाँ पर मिरासदार किसको, निवासी जोतदार अर्थात स्थायी भूमि पर रहने वाले, और गांव में जैसे आजकल के किसान हैं अपने गांव में रहते हैं और भूमि को जोतते हैं तो उनको मिरासदार कहा जाता है। पाटिल जो थे गांव के मुखिया, आप लोग साईं राम का जो सीरियल देखते होंगे तो उसमें भी पाटिल हैं जो कि गांव का मुखिया काम करते हैं। उसके बाद से कमिश्नदार जो थे राजस्व का संग्रहण करके राज्य को देते थे। तो तीनों के तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है, 1837 से 38 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर जो दे रहा है, सही कथन पर विचार करना है। लैंड होल्डर सोसाइटी के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है, यह बंगाल क्षेत्र में एक प्रमुख राजनीतिक संघ था। राजनीतिक संघ था लैंड होल्डर सोसाइटी। इसका उद्देश्य जमींदारों के निहित हितों को सुदृढ़ करना था। और इसके बाद से बाद में इसका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में विलय कर दिया गया। कई तीनों का तीनों एकदम सही है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किया थी? तो 1838 में किया गया था। जितने भी देवेंद्र नाथ टैगोर थे, द्वारिका नाथ टैगोर, अपने पिता पुत्र दोनों शामिल थे। उसके बाद से जितने अन्य जमींदार लोग ज़्यादातर शामिल थे और जमींदारों के हित के लिए था। लेकिन बाद में यही जाके आधार किसका बना जी, तब बाद में जाकर अखिल भारतीय स्तर पर संघों के निर्माण का आधार बना यही। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। 2 नंबर भी सही है, तीसरा नंबर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है ई ड्राइव योजना के संदर्भ में, पीएम ई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम ई ड्राइव यहाँ पर दे रहा है, यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए शुरू की गई है। और इसके बाद से दोपहिया वाहनों को छोड़कर यात्री और परिवहन संबंधित सभी वाहन इस योजना के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से है पीएम ई ड्राइव योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं कि सही कथन पर विचार करना है, कैसी गलती दिख रहा है इसमें से। पीएम ई ड्राइव योजना यहाँ पर दे रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए शुरू की गई है जी, तो एकदम सही है। पीएम ई ड्राइव योजना यहाँ पर दे रहा है कि दोपहिया वाहनों को छोड़कर यात्री और परिवहन संबंधित वाहन इस योजना का, और देखिए दोपहिया कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन हो सब के सब पीएम ई ड्राइव में शामिल है। यहाँ पर दोपहिया वाहन को छोड़ेंगे काहे के लिए, छोड़ दिए, आंसर को छोड़ दीजिए इसको। पीएम ई ड्राइव योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है, तो ये गलती है, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नहीं बल्कि भारी उद्योग मंत्रालय की पहल है। किसकी है जी, तो भारी उद्योग मंत्रालय की पहल है। अब यहाँ पर ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अगर नए पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि ये कैसे हो सकता है, भारी उद्योग मंत्रालय के तहत क्या किया जा सकता है। तो इसके पहले जो चल रहा था फेम योजना, फास्टर एडॉप्शन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ इंडिया, फेम योजना जो चल रहा था उसी का ही प्रसंस्कृत संस्करण है पीएम ई ड्राइव जो है। यह फेम 1 और फेम 2 का ही फेम 2 का प्रसंस्कृत संस्करण है। और फेम किसके तहत है जी, तो भारी उद्योग मंत्रालय के तहत। तो ये भी तो भारी उद्योग मंत्रालय के हाथ में चला जाएगा। तो एक ही केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय सुर्खियों में रहने वाला आवाज प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधित है। प्रोग्राम आवाज जो था प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधित है। तो यहाँ पर दे रहा है कि महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, लघु द्वीपीय विकासशील देशों से, स्थलरूढ़ विकासशील देशों से, युद्धग्रस्त देशों से। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, स्थलरूढ़ विकासशील देशों से संबंधित है आवाज प्रोग्राम ऑफ एक्शन। यहाँ पर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये एक सम्मेलन है, आवाज प्रोग्राम ऑफ एक्शन एक सम्मेलन है जिसमें स्थलरूढ़ जो देश हैं, स्थलरूढ़ देश कौन कौन से हैं जी, तो इसमें मुख्य रूप से आप लोग देख सकते हैं कि जिस देशों को स्थलरूढ़ किसको कहते हैं, तो वैसे देश जिसकी सीमा समुद्र तटीय से नहीं लगती है। जैसे ठीक है, अफगानिस्तान को देख लीजिए, तो अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। और यहाँ पर 5 तान के जो देश हैं, 5 तान कौन कौन से तान जी, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तान है, ये सभी के सभी हैं इसमें शामिल। और भी बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान में आवाज़ की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो तुर्कमेनिस्तान में आवाज़ प्रोग्राम ऑफ एक्शन की, जिसको APOA बोलते हैं, APOA जिसको बोलते हैं, ये देख लेते हैं। बस इतना ही देखने की जरूरत है कि आवाज़ प्रोग्राम की शुरुआत तुर्कमेनिस्तान में शुरू की गई थी। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर जो दे रहा है कि 9 नंबर 1865 के सूखे के पश्चात अगले वर्ष आए अकाल ने उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार को प्रभावित किया। अब यहाँ पर इतना बड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दे रहा है कि जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो इतना बड़ा आपको देख कर लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया था, लेकिन ये अगर सीधा एक शब्द में दिया होता तो ये PCS लेवल का भी क्वेश्चन हो जा सकता था। कैसे जी, तो यहाँ पर PCS लेवल का क्वेश्चन कब हो जाता है, जब भी पूछता है कि 1865 में कौन से अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1865 में जो अकाल आयोग का गठन किया था उसका नाम क्या था, तो PCS लेवल में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो है जॉर्ज कैंपबेल का आयोग गठन किया गया था इस समय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर प्रथम अकाल आयोग का गठन कब किया गया था जी, तो 1860, इससे पहले ये तो क्या कहते हैं इसको, जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में कर दिया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अकाल आयोग कौन था जी, तो 1880 में जो गठित किया गया था, जिसका नाम था जॉर्ज एस्टेची आयोग जिसको कहते हैं। 1880 में सबसे प्रमुख माना जाता है जॉर्ज एस्टेची, और इसके संबंध जॉन एस्टेची जिसको कहते हैं, एस्टेची आयोग, इसका गठन 1880 में किया गया था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद से जेम्स जिसको लॉयल आयोग कहते हैं, 1898 में लॉयल आयोग जो कर्जन आया था उनके समय में किसका रिपोर्ट आया था, तो लॉयल आयोग। ये कुछ 2 प्रमुख जांच आयोग मतलब कि अकाल आयोग हैं। और एक और है मैकडोनल्ड आयोग, 1901 में आया था। इसी अकाल जो ये अकाल पड़ा था काफ़ी भयंकर था, 1898 से लेकर 1902 तक बना रहा था। इसी के कारण मतलब पहले ये देख लीजिए कि ये कौन आया था जी, 1901 में कौन सा मैकडोनल्ड आयोग बना था, मैकडोनल्ड आयोग। और मैकडोनल्ड आयोग ने जो सिफारिश की थी उसी के सिफारिश पर क्या बना था जी, कृषि आयोग। कृषि के संबंध में कर्जन ने सुधार किया था, कृषि के क्षेत्र में सिंचाई आयोग का गठन किया था। ये सबसे मैकडोनल्ड आयोग इसका आधार बना था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कृषि आयोग कृषि आयोग का गठन जब 1904 में हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो वहाँ पर किसके सिफारिश पर हुआ था जी, तो मैकडोनल्ड आयोग ने राहत मतलब कि अकाल के समय जो राहत की सिफारिश की थी उससे ही प्रेरित था ये। तो यहाँ पर जॉर्ज कैंपबेल इतना हम लोग जाने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है भारत जेन AI शब्दावली का प्रयोग, भारत जेन AI शब्दावली का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, तो यहाँ पर दे रहा है भारत का स्वदेशी AI है,
स्वदेशी एआई उपग्रह नेविगेशन कार्यक्रम है। उसके बाद से भारतीय भाषाओं और डोमेन के लिए विकसित एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है। उसके बाद से कृषि फसलों के लिए डिजाइन किया गया एक जीनोम संपादन उपकरण है। उसके बाद से वित्तीय समावेशन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये भारत जेन एआई का संबंध इससे है। भारतीय भाषा और डोमेन के लिए विकसित ओपन सोर्स एआई मॉडल है यह भारत जेन एआई लगाई है भारत जेन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार की रिंग फेंस नीति का संदर्भ में सही है। रिंग फेंस नीति ब्रिटिश सरकार के काल ब्रिटिश सरकार ने भारत में जब शासक थे तो उन्होंने रिंग ऑफ फेंस की नीति शुरू की थी। इसका तात्पर्य क्या था? यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है। तो क्या कह रहा है? इसका उपयोग ब्रिटिश भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। रिंग ऑफ फेंस की शुरुआत तो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था जी। उसके बाद से दे रहा है इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक बंदरगाहों को घेरेबंदी द्वारा सुरक्षित करना था। तो यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है कि इसकी शुरुआत रिंग ऑफ फेंस की शुरुआत 1174 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सभी व्यापारिक बंदरगाहों को घेराबंदी। अब देखिए उस समय तो अभी छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए मोहताज थे। 1774 में अभी तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो भारत के गवर्नर थे तो उस अभी तो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो बंदरगाह को क्या सुरक्षा करेंगे? तो उस समय बंदरगाह की सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही होगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस डी के संदर्भ में विचार कीजिए। हेपेटाइटिस डी के संदर्भ में विचार करना है। वायरस के कारण होने वाली यकृत की सूजन है। यकृत की सूजन है हेपेटाइटिस डी जी। यह केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रभावित करता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। जो हेपेटाइटिस कह रहा है कि हेपेटाइटिस सी से जो संक्रमित होता है वही हेपेटाइटिस डी से संक्रमित होता है। तो यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है कि हेपेटाइटिस जी वायरस से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस का संबंध है वायरस से। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है कि वही संक्रमित हो जा सकता है जो सी से संक्रमित है। ऐसा कुछ नहीं है कि हेपेटाइटिस डी से वही संक्रमित होगा जो सी से संक्रमित है। ये स्वतंत्र रूप से कोई भी अपने से हो सकता है। और हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी माना जाता है। इसको ये विशेषता है हेपेटाइटिस डी के, इसलिए इसे कैंसरकारी माना जाता है। एक बार हेपेटाइटिस डी हो गया तो ये थोड़ा सा शक बढ़ जाता है कि आगे जाकर कैंसर हो सकता है व्यक्ति को। लेकिन हर किसी को नहीं हो जाता है, लेकिन एक कारक बन जाता है कैंसर आने का। तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, सही पूछा गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पोलीगर विद्रोह 1795 से 1805 को वर्णित करता है? पोलीगर विद्रोह को वर्णित करता है जिसे यहाँ पर दे रहा अत्यधिक कराधान के विरुद्ध एक पूर्णतः कृषक विद्रोह था। यह अत्यधिक कराधान के विरुद्ध एक पूर्णतः कृषक विद्रोह। उसके बाद से दे रहा तमिल प्रमुखों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर इससे भी कोई संबंध नहीं था जी। तो यहाँ पर दे रहा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थानीय सैन्य प्रमुखों की संप्रभुता और राजस्व अधिकारों के हनन के विरुद्ध प्रतिरोध था। एकदम यही सही हो जाएगा। यहाँ पर पोलीगर विद्रोह का संदर्भ यही था। 1795 से 1805 तक चला था। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंदेला विद्रोह के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है और कैसा बुंदेला विद्रोह के संदर्भ में क्या विचार करना है जी? तो सही विचार करना है। ये क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर दे रहा है यह विद्रोह। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। एलिमिनेशन मेथड ये वो लग गया कि हम लोग का अगर 2 नंबर चाहे 1 नंबर कहीं पर मिल गया तो आंसर के पास हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो दे रहा है यह विद्रोह 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था। बुंदेला विद्रोह 1857 से पहले हुआ था। यह बुंदेलखंड के सागर नर्मदा क्षेत्र में कराधान में वृद्धि के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में थी। उसके बाद से दे रहा है इस विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण नेता तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई थी। तो बुंदेला विद्रोह के संदर्भ में जो दे रहा है कि 1857 के पहले शुरू हुआ था। तो एकदम सही है कि बुंदेला विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1842 में हो गई थी। 1842 में बुंदेला विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। और उसके बाद से यहाँ पर जो दे रहा है सागर नर्मदा क्षेत्र में कराधान में वृद्धि के प्रत्यक्ष कारण था। एकदम सही है। लेकिन तीसरा नंबर जो दे रहा है कि इसके नेता तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये तो 1857 की क्रांति में नहीं उभरे थे जी। 1842 में तो अभी तो इसे युद्ध से परिचित भी नहीं थे। 1857 में ही लोग उभरे थे। तो इसका संबंध कुछ हो ही नहीं सकता है। तो 3 नंबर गलती है। 3 नंबर गलती है, एक और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटित हुई? यहाँ पर कौन सी ऐसी घटना है जो सबसे पहले घटित हुई? यहाँ पर तेरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दक्कन दंगों के बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ। दक्कन दंगों के बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद से दे रहा है अकाल से निपटने के लिए स्टेची आयोग का गठन किया गया। उसके बाद से है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई।
उसके बाद महारानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर जो दे रहा है सबसे पहले घटना कौन हो घटी थी जी, यहाँ पर सीक्वेंस भी देना चाहिए था। अच्छा, सबसे पहले यही बता देना है, तो सबसे पहले बता देते हैं कि कौन सा जी। तो यहाँ पर दे रहा है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो इसका गठन कब हुआ था जी, तो 1875 में। इसके बाद से अकाल आयोग, एसटीची आयोग का गठन 1879 कह सकते हैं, 1878-79 में। और यहाँ पर जो कि है महारानी विक्टोरिया का नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दक्कन के दंगों के बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया था जी, तो ये 1879 में ये किया गया था। अच्छा, ये 1878 से लेकर 80 के बीच ये इसका देख सकते हैं, ये 80 हो सकता है शायद, एक ही काल में है। लेकिन 1889 में ये भी किया गया था, ये भी किया गया था, लेकिन इसका गठन हुआ था ये 1889 में, लेकिन रिपोर्ट कब मिला था, 1880 में रिपोर्ट आया, 1880 में। और इसके बाद से लास्ट कौन सा है जी, तो महारानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाना, तो ये कब है जी, तो 1877 में। और यहाँ पर सीक्वेंस नहीं लगाना है, सबसे पहले कौन हुआ था, 1875, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 1889 लिख देना, 1879 होगा, यहाँ पर भी 79 होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो ये विचार कर लेते हैं। क्या दे रहा है, कार्य और सही पूछा जा रहा है कि गलती, ये भी देख लेना जरूरी है। सही कथन पूछा जा रहा है, तरीका क्या है, तो केवल एक, केवल दो, के सभी तीन और कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है व्यापकता का सिद्धांत, यहाँ पर है व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, सुरक्षित रिंग ऑफ फ्रेंड्स जॉन लॉरेंस, उसके बाद से सहायक संधि वारन हेस्टिंग्स। अब देखिए, व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, एकदम बेहतर है, सही है। लेकिन सुरक्षा घेरे की नीति किसने शुरू की थी जी, तो अभी इसके कुछ ही क्वेश्चन पहले बताया जा चुका है कि वारन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। किसने जी, तो वारन ने शुरू की थी, वारन हेस्टिंग्स ने, ना कि ये जॉन लॉरेंस ने। सहायक संधि, और ये तो सबसे लोकप्रिय है, जो उपनिवेशवाद काल के संदर्भ में किसने शुरू किया था जी, तो लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था। किसने, तो वेलेजली। यहाँ पर हेस्टिंग्स दे रहा था, ऑप्शन ये गलती हो जाएगा, तो केवल ये भी गलती, ये भी गलती, तो ऑप्शन केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजी लॉकर के संदर्भ में विचार कीजिए, डिजी लॉकर के संदर्भ में विचार करना। यहाँ पर तेरा डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया पहल के तहत 2015 में शुरू किया गया एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है। 2015 में शुरू किया गया एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है। उसके बाद से है डिजी लॉकर के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेज कानूनी रूप से मूल भौतिक दस्तावेज के समान हैं। उसके बाद से यह प्लेटफॉर्म MEITY के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है। और क्या चुनना है जी, तो सही कथन। और इसमें थोड़ा काफ़ी कम मात्रा में एलिमिनेशन मेथड है, फिर भी तरीका यही है कि एलिमिनेशन मेथड ही देख लें। एलिमिनेशन मेथड का इसमें देखिए कि यहाँ पर एकदम सही है, डिजिटल इंडिया दस्तावेज वॉलेट है। दस्तावेज के कानूनी रूपी और भौतिक रूप दस्तावेज के समान होता है, एकदम सही है। और यहाँ पर ये भी सही है एकदम, MEITY द्वारा शुरू किया गया है, NGD द्वारा समर्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, इसलिए इसका आंसर पहले देख लेना है और सही कथन चुनना है। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, और इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हर बड़ा क्वेश्चन हाथी नहीं, जैसे हर बड़ा जीव हाथी नहीं होता है, वैसे हर बड़ा क्वेश्चन भारी नहीं होता है, तो हर क्वेश्चन को देख लेना जरूरी है। तो यहाँ पर जो दे रहा है, 18वीं शताब्दी में भारत में हुए सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में विचार करना है। सांस्कृतिक विकास, यहाँ पर सुजाउद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, और जो अपने भव्य मेहराबदार हॉल और मुगल अवधि वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से है सवाई जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में 5 खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की थी जी। और इसके बाद से है कि वारन हेस्टिंग्स ने इस्लामी कानून और फारसी साहित्य के अध्ययन के बढ़ावा देने के लिए 1881 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर यहाँ पर एकदम ये तो सही है कि वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना की थी। और सवाई जय सिंह ने भी 5 खगोलीय वेधशाला या फिर जंतर मंत्र की स्थापना की थी। खगोलीय वेधशाला ही कह सकते हैं, जहाँ से यहाँ पर लेंस लगाकर आसमान को देखा जाता है और ग्रहों, तारों, नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो 5 विभिन्न शहरों में बनवाया था सवाई जय सिंह ने। तो यह 2 नंबर तो सही है, लेकिन तीसरा नंबर जो दे रहा है सुजाउद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, यही गलती हो जाएगा, 1 नंबर गलती है ये। तो यहाँ पर तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा अगर गलती हुआ तो इसको देख लेते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने किया था जी, तो असफउद्दौला, इन्हीं के वंशज थे। सुजाउद्दौला तो बहुत पहले था, असफउद्दौला ने क्या कराया था जी, तो इमामबाड़े का निर्माण करवाया था, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तेरा औपनिवेशिक गवर्नर और यहाँ पर तेरा राष्ट्रीय था। और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। पहला का है जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स, पुर्तगाल के थे। यहाँ पर कुछ गवर्नरों के बारे में जानकारी दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ के उनके मूल देश का नाम दे रहा है। यहाँ पर दे रहा है जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। अब देखिए डुप्लेक्स कह रहा है कि फ्रांस पुर्तगाल के थे, एकदम सरासर गलती है। डुप्लेक्स जो थे फ्रांस के थे। यहाँ पर अल्बुकर्क फ्रांस का दे रहा है, लेकिन वास्तव में कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के थे। यहाँ पर नूना डी कुन्हा, यहाँ पर किसका दे रहा है जी? तो नूना डी कुन्हा जो दे रहा है कि डच थे, तो एकदम ये भी गलती है। नीना डी कुन्हा डच नहीं थे। यहाँ पर तीनों के तीनों गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुन्हा भी कहाँ के थे? तो वो भी पुर्तगाली ही थे और यहाँ पर डच दे रहा है। यहाँ पर दे रहा है कि आइडियोनेला साकायेंसिस पद प्रायः सुर्खियों में रहा। आइडियोनेला साकायेंसिस पद सुर्खियों में रहा है, किससे संबंधित है? यहाँ पर कीटो रोगों के प्रति प्रतिरोध एक नव निर्मित चावल की किस्म के, इसकी वजह से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में तेल रिसाव के जैव उपचार में प्रयुक्त एक कवक के, वजह से जलवायु परिवर्तन उसके बाद से है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी हेतु उपग्रह इमेजिंग तकनीक है, या फिर पॉलीथाइलीन टेरेफ्थेलेट जैसे प्लास्टिक के विघटन के और अपचय में सक्षम एक जीवाणु है। यहाँ पर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि आइडियोनेला साकायेंसिस का संबंध इसी से है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख सुधार आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार करना है? सही विचार करना है। सिख सुधार आंदोलन और कैसे जी? तो एलिमिनेशन मेथड के साथ विचार करना है। देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड बेहतर तरीके से लग सकता है। यहाँ पर दे रहा है कि बाबा राम सिंह निरंकारी ने इस आंदोलन के संस्थापक थे। बाबा राम सिंह निरंकारी। तो यहाँ पर ये इनका ये आगे ये गलती हो जाएगा, क्योंकि ये बाबा राम सिंह निरंकारी नहीं थे, बल्कि बाबा दयाल दास। बाबा राम सिंह ने इसको आगे बढ़ाया था, लेकिन दयाल दास इसके संस्थापक थे, दयाल दास। और उसके बाद से नामधारी सफ़ेद पगड़ी के साथ सफ़ेद कपड़े पहनते थे, एक माला धारण करते थे जो उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग करती थी। तो उसके बाद से दे रहा है निरंकारी गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना के बाद अपनाए गए रीति रिवाजों को पालन करते थे निरंकारी। तो अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर तो सही है, लेकिन तीसरा नंबर सारा सब गलती है। यहाँ पर तीसरा नंबर गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो दे रहा है, सिख सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुआ था जी? तो क्योंकि जो महंत जो थे, जो कि क्या कहते हैं गुरुद्वारे पर रहा करते थे, वे थोड़ा सा अदृश्य मतलब कि भ्रष्ट व्यवहार करने लगे थे। उसी में सुधार के लिए निरंकारी आंदोलन, क्या कहते हैं सिख सुधार आंदोलन चला था, जिसमें निरंकारी आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1781 के बनारस विद्रोह के संदर्भ में विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर तेरा वारन हेस्टिंग्स के गवर्नर काल में शुरू हुआ था बनारस विद्रोह। और यहाँ पर क्या देखना है? सही कथन का चयन करना है। इसका तात्कालिक कारण कंपनी द्वारा बनारस के राजा चैत सिंह से अधिक राजस्व वसूलने का प्रयास था, और चैत सिंह से अधिक राजस्व वसूलने का प्रयास था जी। उसके बाद से दे रहा है कि यहाँ पर दोनों के दोनों एकदम सही है। वारन बनारस विद्रोह इसी कारण हुआ ही था, वारन हेस्टिंग्स के काल में शुरू हुआ था। और इसके बाद से राजा चैत सिंह से ज़बरदस्ती जब धन वसूला जाता था, तो वहाँ के सैनिकों ने जो अवध से जुड़े हुए सैनिक के साथ साथ चैत सिंह के अधीन आने वाले शासकों ने भी विद्रोह किया। चैत सिंह के अधीन आने वाले कृषक और मंत्रियों ने भी विद्रोह किया था। विद्रोह नहीं कह सकते उसका मतलब, हाँ विद्रोह ही किया था, सैनिक थोड़ा सा था, उसको जबरदस्ती दबाया गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध जिसको कर्नाटक युद्ध या फिर एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं। कहाँ? एंग्लो फ्रेंच वॉर या फिर कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक युद्ध को ही दूसरे नाम से कहा जाना जाता है जी, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो वर्सेस फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच वॉर कहा जाता है। कब से कब तक चला जी? तो 1746 से लेकर 1761 तक माना जाता है लगभग। यहाँ पर दे रहा है कि इसके कालक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन पहले होता है कौन बाद में होता है कर्नाटक में। यहाँ पर दे रहा है अडियार की लड़ाई कब हुआ था जी, और इसके बाद से दे रहा है अडियार की लड़ाई, उसके बाद से अंबूर की लड़ाई, उसके बाद से अरकोट की घेराबंदी। तो यहाँ पर अडियार की लड़ाई कब हुई थी जी? तो 1746 में। और यहाँ पर अंबूर की लड़ाई 1749 में हुई थी, और अरकोट का घेराबंदी 1751 में। ये युद्ध क्यों हो रहे थे जी? तो यूरोप में जब युद्ध विवाद शुरू होता था, ये यूरोप क्या पूरे विश्व में कहीं पर भी विवाद शुरू हुआ तो भारत में भी आकर लड़ने लगते थे। विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत, ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़ने लगते थे। तो वही 3 गो युद्ध हुआ है अडियार। और मोहरा किसको बनाया था जी कर्नाटक युद्ध में? कर्नाटक और हैदराबाद एवं कर्नाटक रियासत के विभिन्न प्रतिद्वंदियों को आपस में लड़ाकर और इसको मोहरा बना लिया था।
तो इसको कालक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। सबसे पहले कौन हुआ था? 46, 1 नंबर सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद से 1749 वाला 2 नंबर, उसके बाद से 3 नंबर ये है। तो यहाँ पर लाइन से लगा ही है, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सबसे पहले घटित हुई? कौन सी घटना है जो कि सबसे पहले? यहाँ पर दे रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना, और उसके बाद से दे रहा है इसे काल को भी लिखते चलते हैं। किसी स्थापना कब हुई थी जी? तो सन 1800 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली द्वारा की गई थी, भारतीय जितने भी लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए। उसके बाद से बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। कब था जी? तो ये इसका संबंध 1897 से संबंधित था। केसरी की स्थापना, केसरी का निर्माण का प्रकाशन कब हुआ था जी? तो 1897 में। और इसके बाद से दे रहा है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो ये कब हुआ था जी? तो 1897, सॉरी ये 97 में केसरी की स्थापना। अच्छा, इस समय तो ये इसका ये स्थापना नहीं हुआ था। 1897 में ये रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। ये शायद था 81, 87 या फिर 81 या 87 में था। इसको ध्यान रखने वाला चीज़ है। और यहाँ पर राजा राम मोहन राय, अब देखिए ये कब थे जी? तो 1821 के आसपास में थे जी। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं सबसे पहले कौन हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस पर ध्यान नहीं है कि ये 87 में हुआ था कि 97 में। 87 में ही हुआ है आसपास, 1991, 90, 91 से पहले ही हुआ था इसका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिन्हाट की लड़ाई। चिन्हाट की लड़ाई निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? चिन्हाट की लड़ाई यहाँ पर दे रहा है 1857 के विद्रोह से चिन्हाट की लड़ाई, या फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध, या फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो चिन्हाट की लड़ाई का संबंध 1857 के विद्रोह से था, जब लखनऊ में ही लड़ा गया था ये। लखनऊ में, लखनऊ की अवध की जो सेना थी, लखनऊ मतलब कि जो अवध की जो बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, तो उन्हीं की एक झलकारी बाई नाम की एक महिला थी। तो वो नेतृत्व तो नहीं कर रही थी, फिर झलकारी बाई तो उन्हीं को कहा जाता है, बेगम हजरत महल को ही। सॉरी, मतलब कि अवध से ही संबंधित था। चिन्हाट की लड़ाई का संबंध 1857 में ही लड़ा गया था ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। किसके द्वारा जी? तो यहाँ पर तेरा बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम शुरू किया गया था, राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी विद्रोहों के संदर्भ में दीकू का प्रयोग किया था। दीकू शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है जी? यहाँ पर दे रहा है कि भारतीय समाज सुधारकों के लिए, या फिर सुधार की वकालत करने वालों के लिए, या फिर धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा, क्यों कुछ से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आदिवासी जो थे, जो भी उनका शोषण करने जाता था, चाहे वह साहूकार हो, व्यापारी हो, जमींदार हो, या फिर ब्रिटिश हो, जो भी जाकर शोषण करने का प्रयास करता था आदिवासियों को, तो उनको दीकू कहने लगते थे, आदिवासी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापकत्व के सिद्धांत, व्यापकत्व की नीति के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी व्यापकत्व की नीति, और उसके बाद से ये तो एकदम सही है। और उसके बाद से इसने मृत शासकों के दत्तक पुत्रों को कानूनी उत्तराधिकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद से दे रहा है कि अवध इस सिद्धांत के तहत विलय किया जाने वाला पहला राज्य था। अभी इस पर ध्यान देना कि अवध को कह रहा है कि व्यापकत्व के तहत विलय किया गया था, तो एकदम सरासर गलती है। कहीं अवध का विलय किस लिए किया गया था जी? अवध का विलय किया गया था, अवध का विलय भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर किया गया था, भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया था। यहाँ पर 3 जहाँ पर भी होगा 3 3 गलती हो जाएगा। इसके बाद से एक तो एकदम सही है, दूसरा नंबर भी व्यापकत्व का सिद्धांत का अर्थ है था ही कि यदि बिना उत्तराधिकारी के राजा मर जाए, तब उसकी अगर ब्रिटिश से मंजूरी न मिले तो राज्य ब्रिटिश का हो जाता था। तो इसी को व्यापकत्व नीति कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय राज्य के संदर्भ में विचार करना है। दरमियान आसफ उद्दौला किस राज्य का शासक था? देखिए आसफ उद्दौला किस राज्य का शासक था जी? यहाँ पर मैसूर, अवध, हैदराबाद, बंगाल। ये तो याद रखने वाला चीज़ है कि अवध से संबंधित था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग्ल नेपाल युद्ध के संदर्भ में विचार करना है। किसके संदर्भ में? आंग्ल नेपाल युद्ध के संदर्भ में। यह कह रहा है यह युद्ध मुख्यतः तराई और कुमाऊं क्षेत्रों के सीमा विवादों के कारण शुरू हुआ था जी, आंग्ल नेपाल युद्ध। उसके बाद से दे रहा है कि यह युद्ध यादवों की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यादवों की संधि के साथ समाप्त बोल रहा है। और यहाँ पर युद्ध के बाद नेपाल ने सिक्किम पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया था। तो ये तो एकदम सही है कि यहाँ पर यह युद्ध मुख्यतः तराइन और कुमाऊं क्षेत्र पर विवाद के लिए हुआ था। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है कि यादवों की संधि के साथ समाप्त हुआ था, यहाँ पर यही गलती है। यहाँ पर यह यादवों की संधि के साथ समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि सुगौली के संधि के तहत। कौन सा इस संधि का नाम क्या था जी? तो सुगौली। और
यादवों की संधि का संबंध किससे था जी? तो यहाँ पर ये है आंग्ल बर्मा युद्ध को रोकने वाला। आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा के बीच जो युद्ध हुआ था, तो उसको रोकने के लिए 1826 में यादवों की संधि हुई थी। और सुगौली की संधि लगभग 1816 या 18 में हुई थी, 16 या 18 में हुई थी। ये तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, तो दूसरा नंबर गलती हो जाएगा। और यहाँ पर दे रहा है कि युद्ध के बाद नेपाल ने सिक्किम पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 3 सही है, 2 गलती है, तो केवल 2 ऑप्शन कथन सही होगा, तो केवल 2 ऑप्शन बी सही हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सामाजिक आंदोलन और संबंध देता है और क्या चुनना है जी? तो सही कथन का विचार करना है। यहाँ पर फराजी आंदोलन दादू मियाँ दे रहा है। फराजी आंदोलन का संबंध कह रहा है कि दादू मियाँ से है। उसके बाद से अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी। तो यहाँ पर सब का सब सही मिलान ही हो जाता है कि फराजी आंदोलन के संबंध नेता कौन थे? दादू मियाँ। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम मोहम्मद और बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेली। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाचेल का युद्ध, कोलाचेल का युद्ध 1741 के संदर्भ में विचार कीजिए। कोलाचेल का युद्ध यह कह रहा है, यह त्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। उसके बाद से दे रहा है, यह एक भारतीय साम्राज्य द्वारा एक यूरोपीय शक्ति का एक निर्णायक हार थी, एक निर्णायक हार थी। उसके बाद से दे रहा है, इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने डचों का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। ये कोलाचेल युद्ध का संबंध इससे यहाँ पर ये एक नंबर और 2 नंबर तो एकदम सही है। कोलाचेल युद्ध त्रावणकोर साम्राज्य के बीच, त्रावणकोर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था और यह भारतीय राज्य द्वारा यूरोपियों को पराजित किया गया था। कैसे? इसमें कोलाचेल युद्ध में त्रावणकोर राजा रवि वर्मा जीते थे और डच पराजित हुए। इसके बाद से धीरे धीरे भारत से कटना शुरू हो गया और जैसे ही उधर कौन सा बेदरा की लड़ाई हुई 1759 में, बेदरा की लड़ाई, बेदरा शायद की जहाँ से डच ब्रिटिश से हारे और चले गए। यहाँ पर युद्ध में फ्रांसीसियों ने डचों का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। तो यहाँ पर ये गलती है कि इसमें फ्रांसीसियों ने डचों का भी समर्थन नहीं किया था। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही कथन पूछा जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दे रहा है बक्सर का युद्ध, उसके बाद से पानीपत का तीसरा युद्ध, उसके बाद से बांडी बस का युद्ध, और सही उत्तर का चयन करना है। कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए बॉस। बक्सर का युद्ध कब हुआ था जी? बक्सर का युद्ध 1765। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। उसके बाद से बांडी बस का 1760। तो पहले कौन हुआ था? तो 3 नंबर, उसके बाद से 2 नंबर, उसके बाद से 1 नंबर, तो 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में विचार करना। इको सेंसिटिव जोन और क्या विचार करना है? एकदम सही कथन पर विचार करना है। और कैसे दिया हुआ था? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, न तो 1 न तो 2। यहाँ पर दे रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार सभी सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास न्यूनतम 25 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए। इसके बाद से इन्हें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से घोषित किया जाता है। उसके बाद से है यहाँ पर, उसके बाद थोड़ी ना है, यह 2 नंबर तो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए 25 किलोमीटर, यही सरासर गलती हो जाएगा। क्योंकि इको सेंसिटिव जोन किसे कहते हैं? तो बीच में वन क्षेत्र है, मतलब कि नेशनल पार्क या फिर कोई भी वन क्षेत्र है जहाँ पर पशुओं का संरक्षण, पशु, वनस्पति और प्राकृतिक आवास का संरक्षण है। तो उसके कितना किलोमीटर? तो पहले कहा जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कहा था 10 किलोमीटर एरिया तक को ESZ कहा जाएगा, 10 किलोमीटर एरिया। लेकिन हाल ही में जब फैसला दिया 2023 में, तो कह दिया कम से कम 1 किलोमीटर तो कन्फर्म चाहिए कि 1 किलोमीटर एकदम ESZ चाहिए तो चाहिए, कोई सेंसिटिव जोन चाहिए तो चाहिए। इसमें क्या होता है? तो सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर गतिविधियों पर एकदम सख्त निगरानी रखी जाती है और ज़्यादा खटर नहीं किया जाता है। तो 1 किलोमीटर कह सकते हैं या फिर 10 किलोमीटर हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर 25 किलोमीटर में दे रहा है जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित योग्य कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। इसके बाद से इस अधिनियम के तहत सदस्यों का चुनाव भारतीय नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष मताधिकार के माध्यम से किया जाता था। और इसके बाद से दे रहा है कि कथन को विचार करना। तो यहाँ पर तो 1 नंबर तो सही है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय प्रतिनिधित्व का विस्तार किया, लेकिन दूसरा नंबर ये गलती है। भारतीय नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बताइए 1892 में मिल कैसे सकता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव? यहाँ पर दूसरा नंबर गलती हो गया। 1 नंबर सही है, दूसरा नंबर गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। यहाँ पर दे रहा है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व को एक अद्भुत जड़ी बूटी से परिचय कराने वाली वनवासी कुट्टी मथन कानी का निधन गरीबी में हुआ।
इस संदर्भ में कानी समुदाय किस राज्य से संबंधित है? कानी समुदाय, अब देखिए इतना बात ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बेहतर है कि जड़ी बूटी के बारे में बताया था, जिन्होंने अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में बताया था, वनवासी कुट्टी मथानी, कानी का निधन हुआ। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कुट्टी कानी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जी? कानी समुदाय का संबंध यहाँ पर दे रहा है केरल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो नाम से ही लग सकता है कि कुट्टी लिखा है, कुट्टी, कट्टा, पट्टा, मतलब कि थोड़ा सा अलग शब्द हो जाता है मलयालम या फिर उधर तेलुगु की तरफ या फिर तमिल भाषा में। तो कुट्टी शब्द लगा है, तो यहाँ पर देख कर भी अंदाजा लग सकता है कि केरल में है कुट्टी मथानी। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार द्वारा फाउलर आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की गई थी? फाउलर आयोग की नियुक्ति यहाँ पर दे रहा है भारत में मुद्रा प्रणाली में सुधार करने के लिए, उसके बाद से अकाल संहिता को लागू करने के लिए, उसके बाद से दे रहा है राष्ट्रीय प्रेस की रूपरेखा विकसित करने के लिए, उसके बाद से प्रेसिडेंसी नगरों का नियोजन विकास सुनिश्चित करने के लिए, नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में मुद्रा प्रणाली में सुधार करने के लिए ही फाउलर आयोग का गठन हुआ था। और कब हुआ था जी? तो 1898 में गठन हुआ था इसका फाउलर आयोग का गठन। ये तो इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक किसी एग्जाम में शायद बाई चांस ही कभी देखने को मिला हो या फिर नहीं भी देखने को मिला। फिर भी ध्यान देना है कि भारत से इस समय क्या हुआ था, पहले जो था यूरोप से सोना चांदी भारत में बहुत पहले ही से आता था, लेकिन इस समय एकदम नियंत्रित करके यूरोप से आने वाले हर सोना चांदी, हर बहुमूल्य धातु के नियंत्रण करने का प्रयास किया, कह दिया कि मतलब कि ऐसा प्रयास था। ये फाउलर आयोग को कहा गया था कि किस तरह से जो यूरोप से या फिर इंग्लैंड से जो सोना चांदी या फिर मुद्रा जो भी आता है और बहुमूल्य धातु के रूप में आता है, उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, उसी को फाउलर आयोग ने सुझाया था और उसके बाद से उसको लागू भी किया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोनोकार्पस वृक्ष के संदर्भ में विचार करना। कोनोकार्पस यहाँ पर दे रहा है, यह एक तेजी से बढ़ने वाली विदेशी वृक्ष प्रजाति है जो गर्मी, लवणता, वायु और धूल प्रदूषण को सहन कर सकती है जी। उसके बाद से दिया जा रहा है यहाँ पर तरीका क्या है जी? तो 3 ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, केवल सभी 3 और नहीं। तो यहाँ पर जो दिया जा रहा था ये तो एकदम सही है। तो कोनाकार्पस का संबंध इसी से है, विदेशी वृक्ष प्रजाति है। लेकिन दूसरा नंबर यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों के स्थानिक प्रजाति है। यहाँ पर कहा जा रहा है जी तो ऑस्ट्रेलिया के स्थानिक है, तो ये गलती है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं बल्कि ये कहाँ की है जी? तो ये अफ्रीका की स्थानिक प्रजाति है। और उसके बाद से कोनाकार्पस वृक्ष का उपयोग भारत में उनके औषधीय गुणों के लिए किया जाता है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब क्या कहते हैं इसको, ये आक्रामक प्रजाति है। तो आक्रामक प्रजाति और इसका औषधि प्रयोग नहीं है, अभी तक अफ्रीका से आया है फिर भी प्रयोग नहीं है। और क्या पूछा जा रहा है? सही कथन पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा, केवल लेकिन सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुर्खियों में रहने वाले ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म का संबंध किससे है? ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म का संबंध यहाँ पर दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस समझौता से जुड़ा हुआ ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। हाल ही में IUCN ट्रैफिक की एक रिपोर्ट में भारत की बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण की सराहना की गई है। भारतीय गैंडा भारत के निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों में से पाए जाते हैं। यहाँ पर तेरा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कोबीतोरा, केबुल लामजाओ, इसके बाद से पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर साइलेंट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है भारतीय गैंडा से जुड़ा हुआ है। ऐसे ये पोबीतोरा काफ़ी लोकप्रिय या फिर कहे कि काफ़ी समाचारों में 2023 में रहा था जी। कहें जी कि ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका बफर क्षेत्र काफ़ी छोटा है। कहें जी यहाँ पर आसपास में दूर दूर लोग रहते हैं जो भी अपने मवेशियों को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं और ये जाकर मवेशी इनके कोर क्षेत्र तक चर के घास को खत्म कर देते हैं। अब बताइए, घास जब खत्म हो गया और यहाँ का मूल मतलब सबसे लोकप्रिय यहाँ पर क्या पाए जाते थे? गेंडे। अब मवेशी जाकर दिन में यहाँ पर घास चर के चले जाते हैं, घास खत्म हो गया तो यहाँ के अब यहाँ पर आने वाले जो गेंडे हैं वे फसलों में चले जाते हैं किसानों की फसल खाने के लिए। इसलिए ये काफ़ी सुर्खियों में रहता है और बार बार ये समाचार में आते रहता है। गेंडा कभी बार बार यहाँ से निकल कर और स्थानीय आबादी में चले जाते हैं और हिंसा के कारक भी बनते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर में प्रारंभिक पुर्तगाली विस्तार के संदर्भ में विचार कीजिए। पुर्तगाली विस्तार यहाँ पर दे रहा है, कार्तज प्रणाली ने भारतीय जहाज़ों को भारत में पुर्तगालियों के पास खरीदने के लिए मजबूर किया। उसके बाद से यहाँ पर ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। लंबा तरीका देखिए, खुशी की बात है कि यहाँ पर लंबा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए और दांत निकाल कर दिखा दीजिए कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। अगर जहाँ कोई एक सही गलती मिला कि हम लोग आंसर आसपास में पहुँच जाएंगे इसके।
तो यहाँ पर जो दे रहा है तो ये तो एकदम सही है। कार्टेज प्रणाली का था जी। तो जैसे पुर्तगालियों ने एक ऐसा प्रणाली लगाया था जो कि भारत के मुख्य भूमि को छोड़कर संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र को एक तरह से अपना क्षेत्र बना लिया था। कह दिया था कि इससे जो भी नाव जहाज पास करेगा उसको पुर्तगाली सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, पुर्तगाली कंपनी से, और अनुमति के साथ कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, और नहीं लेता है तो उसके नाव को डुबो दिया जाएगा। कार्टेज प्रणाली पुर्तगालियों ने लागू किया था। एक नंबर एकदम सही है। दूसरा नंबर, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में नौवहन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अरब व्यापारियों के साथ सहयोग किया था। अब बताइए, अरब व्यापारी इस समय काफी दब चुके थे, तो अब छोटे बुझते दीपक के साथ कोई दोस्ती थोड़ी ना करता है जी। यहाँ पर अकेले पुर्तगाली अपना उतना प्रभुत्व रखते थे और स्वयं ही किसी से सहयोग नहीं रखा था। तो यहाँ पर दूसरा गलती हो जाएगा। और तीसरा नंबर दे रहा है, 1611 में अंग्रेजों ने स्वाली के पास एक पुर्तगाली स्क्वाड्रन को हराया था और जहांगीर को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति देने के लिए राजी कर लिया था। तो एकदम सही है। उस समय तक अंग्रेजों को भारत में जगह नहीं मिला जब तक पुर्तगालियों को उन्होंने पराजित नहीं किया। 1611 में जब स्वाली में जब पुर्तगालियों को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने, तब जाकर जहांगीर को लगा कि बाप रे ये मजबूत है सब, इसीलिए देना पड़ा सूरत में बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और 3 सही है, 2 गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर की संधि 1809 के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है कि क्या विचार करना है, तो सही कथन पर विचार करना है। अमृतसर की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतलज के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर रणजीत सिंह की संप्रभुता को मान्यता दी है। सतलज के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर रणजीत सिंह की संप्रभुता को मान्यता दी है। उसके बाद से इस संधि के माध्यम से कंपनी को लाहौर में सेना तैनात करने का अधिकार प्राप्त हुआ। लाहौर में सेना तैनात करने का अधिकार प्राप्त हुआ। यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है। अमृतसर की संधि के तहत 1809 में जो संधि हुआ था, इसमें क्या बात था जी, तो इसमें निर्धारित कर दिया गया, सतलज नदी को एक सीमा निर्धारित कर दिया, कह दिया कि इसके उत्तर और पश्चिम में रणजीत सिंह का शासन होगा, और या फिर कहीं तो सिखों का शासन, और इसके दक्षिण में ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश का शून्यता मान लिया किसने, तो रणजीत सिंह ने। तो इसी को 1809 का अमृतसर की संधि कहा जाता है। लाहौर में सेना तैनात करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था कि लाहौर में सेना थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2 गलती हो जाता है, ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNTOC जिसको बोलते हैं, यहाँ पर तेरा यह एकमात्र वैश्विक और कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है जिसके माध्यम से सरकारें संगठित अपराध के विरुद्ध कार्यवाही सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यहाँ पर तेरा भारत ने आज तक इस संधि की अभी पुष्टि नहीं की है। यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है, लेकिन दूसरा नंबर गलती है, अभी तक पुष्टि नहीं की, भारत ने पुष्टि कर दी है। और यहाँ पर तो सही कथन का चयन करना था, 1 नंबर सही हो जाएगा। प्रबुद्ध भारत, यहाँ पर कहा है जी, तो प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, वेदांत केसरी निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक सुधार संघ से जुड़े हैं। प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन और वेदांत केसरी, यहाँ पर तेरा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, वेदांत समाज। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के भारत में रेलवे विकास के संदर्भ में विचार कीजिए। 19वीं शताब्दी के रेलवे विकास यहाँ पर दे रहा है, और कैसा विचार करना है जी, तो सही विचार करना है, गलत नहीं। तो अब एक ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है जी, ब्रिटिश पूंजीपतियों को उनके निवेश के एवज में भारतीय राजकोष द्वारा समर्थित एक प्रत्याभूत प्रतिफल का आश्वासन प्रदान किया था। इसका अर्थ क्या होता है, इसको इतना बड़ा लिखा है प्रत्याभूत आश्वासन, अर्थात कि ब्रिटिश सरकार ने रेलवे जब लगा रही थी भारत में, तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में ऐसा बॉन्ड जारी किया जिस पर गारंटी दी गई, लाभ की गारंटी दी गई थी कि आप आइए भारतीय रेलवे में निवेश कीजिए। अगर निवेश कितना भी, अगर रेलवे अगर असफल भी हो जाता है कोई दुर्घटना के कारण, फिर भी 5% का लाभ मिलेगा। जितना 100 रुपये लाइएगा तो अगले साल 105 रुपये वापस किया जाएगा। मतलब कि गारंटी दे दी गई थी पैसे की कि आपको लाभ मिलेगा तो मिलेगा, और अधिक मिल जाए 105 रुपये से 110 रुपये मिल जाए तो आपको मिलबे करेगा। यहाँ पर 1 नंबर सही है। दूसरा नंबर दे रहा है, रेलवे कंपनियों द्वारा इंजन, पटरियां और अन्य सामग्री का प्रत्यक्ष आयात ब्रिटेन से किया जाता था, जिससे ब्रिटिश निर्माताओं हेतु लाभ सुनिश्चित हुआ था। एकदम सही है कि जितना भी भारत में रेलवे तो लगा, लेकिन ऐसा अगर रेलवे लगाया तो उद्योग भी लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी पटरी से लेकर इंजन, मतलब इंजन, पहिया, सब चीज़ कहाँ से आता था, इंग्लैंड से लेके आया जाता था। तो काफ़ी महंगा भी पड़ जाता था, और लाभ किसको होता था जी, तो भारत जहाँ से आयात होगा वहीं से, ब्रिटेन के, यूके के कंपनी को लाभ हो जाता था। तो दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा नंबर दे रहा है, रेलवे के विस्तार ने भारत में लौह इस्पात उद्योग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। अभी तो बात हो रहा है, और इसके बाद से जिसके परिणाम स्वरूप सुदृढ़ पश्चिमी सहलग्नता
का निर्माण हुआ था। ये सरासर गलती हो जाएगा। काहे जी? तो यहाँ पर रेलवे का विकास तो अभी बताए थे कि रेलवे का विकास तो हुआ, लेकिन उद्योगों का विकास नहीं हुआ। काहे जी? तो सारा सामान इंग्लैंड से आ जाता था, सारा सामान इंग्लैंड से आ जाता था, तो भारत में उद्योग कैसे लगेंगे? यहाँ पर तीसरा गलती है। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही हो जाएगा, बी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है आंदोलन और यहाँ पर संबंधित नेता। यहाँ पर दे रहा है कौन सा आंदोलन? तो आत्मसम्मान आंदोलन। और यहाँ पर दे रहा है ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार। यहाँ पर मेपला विद्रोह, वासुदेव बलवंत फड़के, एका आंदोलन, मदारी पाशी। तो यहाँ पर जो है आत्मसम्मान आंदोलन एकदम सही है कि ईवी रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार जिनको बोला जाता था, उन्होंने शुरू किया था। यहाँ पर एका आंदोलन का संबंध भी मदारी पासी ने ही शुरू किया था एका आंदोलन को। लेकिन यहाँ पर जो तेरा मोपला विद्रोह, वसुदेव बलवंत फड़के, तो यहाँ पर फड़के विद्रोह से संबंधित थे या फिर गडकरी विद्रोह से संबंधित थे। सॉरी, यहाँ पर फड़के विद्रोह इनको कभी कहा जाता है, इनके विद्रोह को फड़के या फिर गडकरी विद्रोह से भी संबंधित है, गडकरी। और महाराष्ट्र पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में ये सक्रिय थे। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। बलवंत फड़के से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी गलती हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, वी राघवाचारी, रंगैया नायडू, राजगोपालाचारी। यहाँ पर दे रहा है कि कितने महाजन मद्रास महाजन सभा से जुड़े थे। मद्रास महाजन सभा से जुड़े कौन कौन थे जी? यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, उसके बाद से आनंद चार्लू, उसके बाद से राघवाचारी भी थे यहाँ पर। और यहाँ पर दे रहा है कि सी राजगोपालाचारी इस समय कहाँ से आ जाएंगे? पी रंगैया नायडू भी थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी उस समय इतना सक्रिय नहीं थे, इसीलिए वे मद्रास महाजन सभा से। सी राजगोपालाचारी का उद्भव तो कम लगभग 1906 के आसपास हुआ था। सी राजगोपालाचारी का राजनीति में उद्भव कब हुआ था? तो 1906 में। और ये कब हुआ था जी? मद्रास महाजन सभा 1884 में। तो बताइए कैसे रह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में विचार करना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में यहाँ दे रहा है, इस अधिनियम को रैले आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पारित किया गया था जी। उसके बाद से दे रहा है कि इस अधिनियम ने भारत में अनुशंसा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही निजी महाविद्यालयों की संबद्धता संबंधी शर्तों को ढील दी। यहाँ पर ए नंबर एकदम सही है। रेलवे आयोग की अनुशंसाओं पर विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम बना था 1904 में, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है। निजी विश्वविद्यालय को ढील कैसे दे सकता है? ढील ही मार देगा इसमें। कैसे? भले विश्वविद्यालय के सुधार के लिए कहा गया था, लेकिन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ाया गया था। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है घटना और गवर्नर जनरल। कौन सी घटना किस गवर्नर जनरल काल में हुई थी? यहाँ पर दे रहा है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यहाँ पर दे रहा है सर जॉन शोर या फिर सर जॉन शोर कह सकते हैं। इसका से वेल्लोर विद्रोह जॉर्ज बर्लो दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद से दे रहा है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमहर्स्ट। और क्या पूछा जा रहा है? सही कथन पूछा जा रहा है। तो नीचे से शुरू करते हैं। आंग्ल बर्मा युद्ध कैसे समय में थी? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में शुरू हुआ था, एकदम सही है। और यहाँ पर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर जॉन शोर के समय में की गई थी, ये भी सही है। सॉरी, यह बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी जी? तो यहाँ पर ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो थी ये 1784 में ना की गई थी जी। तो उस समय कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स थे। नहीं, सर जॉन शोर शायद आ चुके थे यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दूसरा, अब इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं कैसे कि इसका स्पष्ट नहीं है। देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, फिर भी इसमें छोड़ना पड़ गया। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आसान, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आसान होते हैं, लेकिन बनाने में अगर थोड़ा सा भी डेट का कंफ्यूजन हो तो बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, कल इसको बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में जब शुरू करेंगे तो इसको बता देंगे। यहाँ पर दे रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैक्स मुलर, मोनियर, विलियम्स, रोथ और मैसून संबंधित थे। मैक्स मुलर, मोनियर, विलियम्स और रोथ और मैसून संबंधित है। यहाँ पर दे रहा है कि औपनिवेशिक भारत में रेलवे का निर्माण से, इंडोलॉजिकल और प्राच्यवादी अध्ययन से, तो इसका संबंध वास्तव में मैक्स मुलर और मोनियर, विलियम्स और रोथ और मैसून जो थे, यह इंडियोलॉजिकल प्राच्यवादी अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैक्स मुलर भी थे, प्राच्यवादी ही थे, प्रसिद्ध इतिहासकार, दार्शनिक और विद्वान व्यक्ति थे मैक्स मुलर।
तो उन्होंने इंडियोलॉजी पर विशेष भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन पर उन्होंने काफ़ी व्यापक टिप्पणी लिखी है और पुस्तक भी लिखी है। यहाँ पर 3 नंबर सही हो गया। इस क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 से 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।